नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट्स यानी 4 पूरे पार्ट आ चुके हैं और इन 4 पार्टों में हमने इस चैप्टर का लगभग 80% पोर्शन कवर कर लिया है। इस 80% में हमने इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। जिन लोगों ने अभी तक इन 4 पार्ट्स के वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक के अभी तक आए हुए सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम 2 टॉपिक को स्पेशली डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, अंत का रहस्य, और दूसरा हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसमें कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, सबसे पहले कहां खोजा गया, किन किन लोगों की इसमें सहभागिता रही, जो चीजें मिली उनका नामकरण कैसे किया गया। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये कहा जाए कि क्लास 12 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इन 5 पार्टों में से, तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसलिए अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, एक बार उनको रिवाइज करेंगे। उनमें ये देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया एंड उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स की लिंक दे दी है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 से 8 तक के एंड 12 के नोट्स आपको मिल जाएंगे और ज्योग्राफी के क्लास 6 to 8 नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा। हाँ, नोट्स के लिए पेमेंट करना होगा, याद रखना। ठीक है, वीडियोस हमारे फ्री में आते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था परिभाषा, शब्द, स्थान तथा काल। देखो, इस टॉपिक से कई बार प्रश्न आते हैं। सपोज दैट की प्रश्न आ गया हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता में अंतर बताइएगा। आप क्या कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा दीजिएगा, क्या कहेंगे? तो ये चीज हमने यहां पर डिस्कस की थी। ठीक है, कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट वस्तुएं कौन कौन सी मिली। ठीक है, और आपके सामने 5-6 ऑप्शन दे देगा, तो वो चीज हमने यहां पर डिस्कस की। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या फिर हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान को खोजा गया, तो वो चीज हमने यहां पर डिस्कस की। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कीजिएगा। याद रखना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता रही थी। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व की बात जब भी की जाए तो ईसा मसीह के 2600 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के आज कितने साल हो चुके हैं? 2022 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज डिस्कस की थी। इसके साथ ही साथ देखिए, कई बार मुहरों पर प्रश्न आ जाते, तो मुहरों पर भी, जैसे कि ये हड़प्पाई मुहर है, आप देखोगे इसमें एक ये बैल का, वृषभ का चित्र बना है। ठीक है, इसके अलावा किन किन पत्थरों से, किस किस प्रकार के पत्थर से विशिष्ट वस्तुएं बनाई जा रही थी, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कई बार प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक आपको मिलता है कि ये अभी आपने कहीं कहीं पर लिखा देखा होगा, ईपू। ठीक है, BC, AD, CE, BC। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पार्ट 1 में ही। यहाँ पर हमने मैपिंग के माध्यम से कुछ स्थानों को देखा, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, धौलावीरा हो गया, इसके अलावा सिंध ये है आपका, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ये हड़प्पा, हड़प्पा ये है। ठीक है, याद रखना। और इन सभी स्थानों को देखा। आज हड़प्पा हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, मतलब हमारे पड़ोस के मुल्क। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते कैसे थे, इस पर भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, भोजन क्या खाते थे, अगर जो अनाज उगाते थे, कौन कौन से अनाज उगाते थे, तो गेहूं है, जौ है, दाल है, सफेद चना है, तिल, ये सारी चीजें ये उगाया करते थे। इनके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी, खेती कैसे करते थे। ठीक है, खेती करने के लिए जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये खेत को जोतते थे, क्योंकि जोते हुए खेतों का साक्ष्य देखने को मिलता है कहां पर? कालीबंगा, राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहां कहां पर मिले, तो कालीबंगन, राजस्थान में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न आते हैं। मोहनजोदड़ो पर स्पेशली बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर मिला है जहां पर इमारतें बहुत सारी मिली हैं। ठीक है, या फिर विशिष्ट वस्तुएं बहुत सारी मिली हैं, विशिष्ट चीजें बनी हुई मिली हैं। आमतौर पर अगर आप देखोगे, जितने भी हड़प्पा स्थल मिले, वो उनकी जो बस्तियां होती हैं वो 2 भागों में बटी होती थी, एक दुर्ग और एक निचला नगर। ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, जाकर के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में काफी प्रश्न आते हैं। नालों से बहुत प्रश्न आ जाते हैं कि नालों को कैसे, किस पद्धति में बनाया गया था, तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ग्रह स्थापत्य
थे, घर कैसे बनाते थे, ठीक, तो घर बनाने के लिए उनकी एक अलग टेक्निक थी, कौन कौन सी टेक्निक को यूज करते थे उस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो। स्नानागार भी होता था, हर घर में कुएं भी होते थे, ठीक है। और अगर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति है तो दरवाजे से, मेन गेट से घर के अंदर का वो नजारा नहीं देख सकता था, अवलोकन नहीं कर सकता था। ऐसे घर बनाए जाते थे, ठीक है। खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है। एकांतता पर बहुत महत्व दिया गया था, यानी कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए तो अंदर का नजारा न देख पाए। दुर्ग की विशेषताओं के बारे में प्रश्न आ जाए तो दुर्ग को भी हमने यहाँ पर समझा। विशाल स्नानागार जो मिला है, ठीक है, कहां पर, मोहनजोदड़ो में, इसको भी यहां पर हमने समझा। हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई, मतलब आज के टाइम पर उस चीज को हमने यहां पर देखा, हड़प्पा की दुर्दशा कैसे की गई थी, अंग्रेजों ने कैसे हड़प्पा सभ्यता को बर्बाद किया, हड़प्पा शहर जो है उसको बर्बाद किया, ठीक है। इस पर एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये वहां पर सर्वेक्षण थे, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जर्नल थे ये, ठीक है। इन्होंने वहां पर काफी सारे काम किए। इसके अलावा भी मतलब कई सारी बातें आती जिनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अलावा और कौन कौन सी प्राचीनतम प्रणाली खोजेंगे जो कि उसके सापेक्ष थी, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, जैसे आजकल आप देखते हो अमीर गरीब होता है, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी लोग थे, कैसे थे, कैसी सामाजिक भिन्नताएं थी, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। विलासता की वस्तुओं की खोज, आज के टाइम पर आप देखते हो कोई नैनो चलाता है तो कोई BMW चलाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर भी ऐसा था, कोई अमीर था कोई गरीब था। कौन कौन सी वस्तुएं थी जिनको विलासता की वस्तुएं यानी कि भोग विलास की वस्तुएं कहा जाता था, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, उस टाइम के लोग शिल्प का कैसे उत्पादन करते थे, ठीक है। ये जितने भी मृदभांड आप देख रहे हैं, इन मृदभांडों को कैसे बनाया जाता था, इसके बारे में जानकारी यहां पर दी गई है, ठीक है। उत्पादन केंद्रों की पहचान, जैसे कि आज आप देखते हो फैक्ट्रियां होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उस टाइम पर जो उत्पादन केंद्र होते थे, चीज वस्तुएं बनाने वाली जो जगहें होती थी वो कौन कौन सी थी, उन केंद्रों की पहचान कैसे की जाए, इस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया। माल प्राप्त करने संबंधी नीति, यानी कि जितनी भी चीजें वो लोग विदेशों से लाते थे, इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे, कितने भी पत्थर हो, ठीक है। तो उनकी नीतियां क्या क्या थी, मतलब अगर आप देखोगे तो ये बहुत बहुत दूर से चीजों को मंगाया कर, जैसे कि आप देखो नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाते थे, ठीक है। अफगानिस्तान में सोरतुघुई है, ठीक है, इसे मंगाते थे, ठीक है। भरूच से कार्निलियन पत्थर भरूच से मंगाते थे। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान से मंगाते थे। उस टाइम पर इतनी दूरी भी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, इस चीज को हमने देखा। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, देखो इनके ओमान से हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारे इलाके थे और कई सारे दूर दूर के इलाके थे जहां से इनके संपर्क थे, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। हड़प्पाई मर्तबान के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में, ये भी बहुत विशिष्ट वस्तु है, ठीक है। मेहुला, देखिए मेहुला, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। ये इस प्रकार की मोहरें चलती थी, मोहरों के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके ये इंपॉर्टेंट है, मोहरें, लिपि तथा बांट कैसे होती थी, इनका उपयोग क्या होता था, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो उस टाइम के बांट थे वो किससे बनाए जाते थे, ठीक है। बांटों की पद्धति क्या थी, माप तौल की पद्धति क्या थी, इस चीज को हमने देखा। दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे या नहीं करते थे, इसको हमने देखा। प्राचीनतम सत्ता, उस टाइम पर जो राजा महाराजा थे, ठीक है, किस प्रकार से राजा महाराजा होते थे, प्रशासन कैसे चलता था, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न आ जाते कभी कभी, ठीक है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा अब ऐसे ही वीडियोस पर डे 3 क्लासेस आएंगी आप सभी लोगों के लिए और ऐसे ही वीडियोस डेली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको मिलता है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से 1800 ईसा पूर्व की अगर बात की जाए तो ईसा मसीह के आज 2000 साल हो चुके हैं और 1800 और जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1800, ठीक है, यानी 3800 साल पहले की बात की जा रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे सबूत मिले जिसके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक, यानी आज से 3800 साल पहले तक चोलिस्तान जैसे जो क्षेत्र थे यहां पर अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया, यानी कि आज से नोट कर लीजिएगा 3800 साल पहले तक क्या हुआ, चोलिस्तान जैसे जो क्षेत्र थे इनको त्याग दिया गया। अब आपको चोलिस्तान कहां पर है, तो ये पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, ठीक है। ये आज ये अपने उत्तर मतलब भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उधर वाला इलाका है ये, आप चोलिस्तान कह सकते हो। पाकिस्तान और थार रेगिस्तान से मिला हुआ इलाका चोलिस्तान कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर जो बस्तियां थी उनको आज से 3800 साल पहले तक त्याग दिया गया था, ठीक है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी, यानी कि यहां पर लोग आकर के रहने लगे और यहाँ की जो नई नई बस्तियां थी वहां पर आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र यानी जो उत्तरी इलाका था उसके क्षेत्र में उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। देखो यहां पर क्या है कि बाद भी ये शब्द लगा दिया गया, इससे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1900 ईसा पूर्व का अर्थ क्या हुआ? आज से 3900 साल पहले। ठीक है, आज से 3900 साल पहले। और 1800 की बात अगर की जाए तो आज से 3800 साल पहले। ठीक है, यानी कि 3900 साल पहले उत्तरी इलाका जो था हड़प्पा सभ्यता का, यहां पर बस्तियां अस्तित्व में थी। लेकिन अगर 1800 साल पहले की बात की जाए तो चोलिस्तान जैसे जो इलाके जो कि उत्तरी इलाके में ही पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है, वहां पर बस्तियों को त्याग दिया गया था। यानी कि 100 साल पहले बस्तियां अस्तित्व में थी, लेकिन 100 साल बाद जो उत्तरी इलाका था वहां से बस्तियों को त्याग कर लोग वहां से निकल लिए थे। ठीक है, कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। 1900 साल आज से 3900 साल पहले क्या वो कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थल थे जहां पर लोग रह रहे थे, लेकिन उनकी संस्कृति में परिवर्तन आ गया, उनके रहन सहन में परिवर्तन आ गया। वो लोग जिन चीजों का उपयोग करते थे उन चीजों में परिवर्तन आ गया, घर बनाते थे उसमें परिवर्तन आ गया, लेखन में परिवर्तन आ गया, जो व्यापार करते थे उसमें परिवर्तन आ गया, जो शिल्प विशेषज्ञता थी उसमें परिवर्तन आ गया। वही यहां पर दिया जा रहा है, जैसे सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं जिनमें बांट मुहर विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, ये उपयोग नहीं करने लगे। ठीक है, इसके अलावा लेखन, जो लेखन कार्य था उस टाइम की जो, वो बंद हो गया। लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया, यानी कि पास में ही रह करके वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई, यानी कि जो शिल्प वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है, विशेष प्रकार की, वो बननी बंद हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया। पहले क्या था कि बड़ी बड़ी आवास बनाए जाते थे, जैसे आपने देखा एक महान स्नानागार आता है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े चीजें बनाई जाती थी। लेकिन 1900 साल पहले क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब 1900 ईसा पूर्व क्या हुआ, 1900 ईसा पूर्व के बाद में धीरे धीरे इन चीजों का ह्रास होने लगा, धीरे धीरे चीजें समाप्त होने लगी। ठीक है, समाप्त होने लगी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। ठीक है, कुछ कुल मिलाकर के पुरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करते हैं। यानी कि जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जो पुरा वस्तुएं और बस्तियां इस टाइम पर इन संस्कृतियों में रहीं, ठीक है, इससे ऐसा पता चलता है कि धीरे धीरे ग्रामीण जीवन शैली की ओर लोग बढ़ने लगे। ठीक है, कुल मिलाकर पुरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती हड़प्पा कहा गया, यानी कि जो सबसे बाद वाला हड़प्पा सभ्यता रही वो कहा जाता है। अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां या फिर उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित मत जलवायु परिवर्तन है। देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ इसको लेकर के कई सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए। लोगों ने कहा नहीं, ऐसा क्या है कि कुछ लोगों ने कहा कि राजाओं के बीच में लड़ाइयां हुई होंगी, इसलिए क्या हुआ कि सभी लोगों को मार दिया गया। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई मतलब जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, ठीक है, जिससे क्या है कि नदियां सूख गई होंगी, ठीक है, और भी कई सारे परिवर्तन आए होंगे। कुछ लोगों ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो राजा हो वो मर गया हो और राजा मरने की वजह से जनता को एकत्रित करने वाला कोई नहीं रह गया, संगठित करने वाला कोई नहीं रह गया, लोग आपस में लड़ने लगे और वहां से चले गए। ठीक है, लेकिन जो सबसे सर्वाधिक प्रचलित मत है जिसको सभी लोगों ने सपोर्ट किया वो है जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण वनों की कटाई, ठीक है, इसका कारण जो दिया जाता है, एक मिनट, हाँ, ये जो इसका जो कारण दिया जा रहा है, एक मिनट, इसका जो यहाँ पर कारण दिया जा रहा है जलवायु परिवर्तन का, वो ये दिया जा रहा है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पक्की ईंटों से घर बनाते थे। ठीक है, और पक्की ईंटों को पकाने के लिए हो सकता है कि वनों की कटाई अत्यधिक की गई हो। ठीक है, इस वजह से जलवायु परिवर्तन आ गया। बाढ़ आ गई हो, ठीक है, बाढ़ मतलब ऐसा हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, नदियों का सूख जाना, ठीक है, नदियां सूख सकती हैं। अत्यधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक सूखा पड़ गया हो जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, और लोगों ने धीरे धीरे सभ्यता को छोड़ दिया, मतलब धीरे धीरे सभ्यता का समय समय यानी धीरे धीरे पतन होता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत, मतलब एक ये भी मत दिया गया है कि जो सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत हो गया हो, यानी कि संगठित करने वाला इनको जो हो, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को संगठित करके रखने वाला, यानी कि राजा राजा का अंत हो गया हो, ठीक है, ऐसा भी कई सारे लोगों ने मत दिया है, ठीक है, भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है, ठीक है, सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत, यानी कि जो इन लोगों को संगठित रखने वाला व्यक्ति है वो मर गया हो, ठीक है, मुहरों, लिपियों, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों का लोप, मानकीकृत बांट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों का प्रयोग, शहरों का पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन इस तर्क को बल देते। मतलब समझो, कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत हो गया हो। अच्छा, इसको मतलब जो बात कही गई है इसके पीछे का कोई ना कोई तर्क तो होना चाहिए ना, कि इस बात को सही साबित किया जाए। तो मान लो कि अगर कोई इतना इलाका है, ठीक है, और यहां पर एक राजा है, एक मिनट, यहां पर कोई एक राजा है, ठीक है, अब जब तक ये राजा रहेगा तब तक अपने पूरे इलाके में एक ही बांट प्रणाली रखेगा, ठीक है, एक ही मुद्रा चलाएगा, एक ही प्रकार की लिपि रखेगा कि भाई मतलब ये भाषा होनी चाहिए, ठीक है, सभी लोग ये भाषा बोलेंगे। और जब ये राजा मर जाएगा, या फिर मतलब अगर कई सारे राजा होंगे यहाँ पर, सपोज दैट कि भाई कई सारे राजा आ गए, जब कई सारे राजा आएंगे और अपने अपने राज्य को अलग तरीके से रखेंगे, तो राजा क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पर बांट प्रणाली अलग होनी चाहिए। या फिर सपोज दैट कि भाई राजा को अगर हटा दो, राजा रहे ही नहीं गए, ठीक है, तो ये कहेगा कि नहीं भाई हम तो इस हिसाब से चलेंगे, वो कहेगा नहीं हम तो, हर व्यक्ति अपनी मनमानी करने लगेगा। वही चीज यहां पर कही जा रही कि ऐसा भी हो सकता है कि सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत हो गया हो, यानी कि राजा का अंत हो गया हो, और जब राजा का अंत हो गया, ठीक है, तो सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। जैसे कि मोहरे हैं, लिपियां हैं, विशिष्ट मनके हैं, मृद भांड हैं, ठीक है, इनका धीरे धीरे लोप होने लगा, धीरे धीरे ये समाप्त होने लगे, ठीक है, लोग इनको नहीं मानने लगे। मानकीकृत बांट प्रणाली, यानी कि जो 1 किलो 2 किलो 4 किलो आज हम कहते हैं, लोग इनको मानने ही नहीं लगे, ठीक है, स्थान पर स्थानीय बांटों का प्रयोग जो था वो धीरे धीरे लोगों ने मानना बंद कर दिया। शहरों का पतन होने लगा, लोग मनमानी करने लगे, ठीक है, और उनका परित्याग यानी कि छोड़ के जाने लगे, ठीक है, मतलब कई सारे तर्क आते हैं, इनमें से इस तर्क को भी थोड़ा बहुत बल मिलता है, ठीक है, परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने समझा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर के छोटा सा टॉपिक हमने समझा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज पर अगर बात कही जाए तो मतलब कई सारे चीजें निकल के सामने आती हैं, जिनमें से डिटेल में अगर आप समझोगे यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं, टॉपिक कैसा है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। कहा जा रहा है जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे उनके विषय में सब लोग क्या है कि सब कुछ भूल गए। सपोज दैट कि भाई क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपने परबाबा के व्यापार के बारे में बताइएगा, बता पाएंगे? या फिर आप अपने बाबा के बाबा को का नाम बताइए, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो अपनी जन्म मतलब वंशावली लेकर चलते उनको ही पता रहता है, सभी लोगों को तो पता नहीं रहता। या फिर आपके आपके वंश का कोई इतिहास लिखा रखा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। या फिर सपोज दैट आपसे ये पूछा है कि आपके जो बाबा थे उनके बाबा जो थे वो कौन सी जॉब करते थे, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आज सपोज दैट ये बताइए कि श्री राम भगवान का जो परिवार है उनमें लवकुश बचे थे, ठीक है, लवकुश अंत में थे, वो राजा बने थे। आज लवकुश का परिवार क्या है, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी कहा जा रहा है जब हड़प्पा सभ्यता का के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए, ठीक है। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद यानी कि हजारों सालों के बाद में रहना फिर से शुरू किया, ठीक है, आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय फिर समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती के सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का अर्थ क्या है। देखो क्या है, जब यहाँ पर लोग दोबारा से रहने के लिए आए हजारों वर्षों के बाद में, तो वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सब भूल गए थे, ठीक है। और जब रहने के लिए आए तो ये क्या है कि खेत जोतने गए और वहां पर कलश मिल गया जिसमें मिली सोने चांदी की वस्तुएं, तो इनको लगा कि भगवान की कृपा है। ये जान नहीं पा रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं हैं,
ठीक है, या फिर जुताई करने के लिए गए, मिट्टी, पानी बहुत तेज बरसा, मिट्टी के कटाव हुआ और वहां पर एक घर निकल आया, तो लोगों ने कहा कि देखो भगवान की कृपा हुई और घर निकल आया। लोगों ने ये नहीं सोचने का प्रयास किया कि आखिरकार ये घर निकला है तो यहां पर इससे पहले कोई सभ्यता होगी, उस टाइम के लोगों ने। ठीक है, मतलब लोग जो थे इसका अर्थ नहीं लगा पा रहे थे, अपरिचित वस्तुओं का अर्थ क्या लगाया जाए ये सोचने में पड़े थे, बट इसका अर्थ निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते फिर क्या हुआ, कनिंघम का भ्रम। देखो धीरे धीरे क्या है, जब कई सारी वस्तुएं निकल के आने लगी तो यहां पर लोगों ने रिसर्च करना भी शुरू कर दिया, जिनमें से एक आते कनिंघम। क्या इनका नाम है? कनिंघम। कनिंघम ने हमारे देश में रिसर्च की थी। ठीक है, इसको लेकर के इसको समझो। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जिनका नाम था कनिंघम, याद रखना प्रश्न यहां पर आ जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, कौन बने थे? याद रखना क्या नाम है इनका? कनिंघम। ठीक है, जनरल कनिंघम। इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया, उत्खनन आरंभ किया। तब पुरातात्विक अपने अवशेषों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों यानी साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। भाई आप में एक बात बताओ कि अगर आपको किसी देश को जाकर के घूमना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप उस देश को घूमने के लिए, उस देश में घूमने के लिए उस देश के बारे में थोड़ा बहुत वेबसाइट पर चेक करोगे। ठीक है, जो पुस्तकें मिलेंगी उन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करोगे, जो लोग मिलेंगे वहां पर होकर के आए हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करोगे, यही तो करोगे ना, या फिर आप वीडियो देखोगे। ऐसा ही इन्होंने भी किया। जब ये उत्खनन करने के लिए गए तो उस टाइम पर जो पुस्तकें इनको सबसे पुरानी पुस्तकें मिली, इन्होंने उन पुस्तकों को अपना माध्यम बनाया, उन पुस्तकों को पढ़ा और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, लिखित स्रोतों का उपयोग करते हुए इन्होंने वहां पर खुदाई शुरू कर दी, अन्वेषण जो उत्खनन इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने शुरू किया, यहां तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा बाद के कालों से संबंधित पुरातत्वों में थी। देखो समझो, जितनी भी यहां पर इनको किताबें मिली, ठीक है, वो कितनी कौन सी मिली? इनको किताबें मिली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी के बीच की। ठीक है, छठी। तो इनको लगा कि ये जो सभ्यता है भारत में जो लोग रह रहे हैं ये सभ्यता भी इतनी ही पुरानी होगी। इन्होंने ये आइडिया ही नहीं लगा पाया कि हमारी जो सभ्यता है वो 4600 4700 साल पुरानी है। इनको ये आइडिया ही नहीं लगा। इन्होंने यहाँ पर जो पुस्तकें, सबसे पुरानी पुस्तक पाई, ठीक है, जिसको इन्होंने साहित्य जो सबसे पुराना पाया इनको लगा, उससे इन्होंने समझने का प्रयास किया, वो इनको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मिला। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के 600 साल पहले का ही मिला। ठीक है, 600 साल पहले का इतिहास इनको मिला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई इतना ही पुराना होगा और उसी को अपना माध्यम बना करके इन्होंने क्या किया, उत्खनन आरंभ कर दिया, यहां पर खुदाई आरंभ कर दी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। मतलब जो ये कनिंघम थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझा जो सभ्यता है मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600-700 साल पुरानी होगी, ठीक है, या फिर सपोज दैट कि वह 1000 साल पुरानी होगी। तो उस टाइम के जो इनको वृत्तांत मिले, उस टाइम पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आए थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है, ये जब हमारे यहाँ पर आए थे तो इन्होंने कुछ बातें एक पुस्तक में लिखी जिसे वृत्तांत तक कहा गया। यहाँ की चीजों को देख करके, यहाँ के लोगों को समझ करके लिखा और उसे यहाँ पर छोड़ के चले गए। ठीक है, और कुछ अपने साथ भी ले गए। तो कनिंघम ने क्या किया, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। उत्खनन के समय वे ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचारों में सांस्कृतिक महत्व की थी। मतलब ये जो कनिंघम थे ये खुदाई करते थे और खुदाई के दौरान ऐसी वस्तुओं को ढूंढते थे जो कि इनके विचारों से मेल खाए, यानी जिन चीजों के बारे में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री लिख के गए थे उन चीजों से मिलती जुलती हो। ठीक है, उन चीजों से मिलती जुलती चीजों को खोजने का प्रयास करने लगे। ठीक है, और इसके अलावा मतलब ऐसी चीजों को खोजते थे जो कि यहाँ की सांस्कृतिक महत्व की हो। ठीक है, यानी ऐसी चीजें जो कि वहां की संस्कृति के बारे में हमको बताएं। ठीक है, हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो कि चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं था। ठीक है, और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, यानी जो आरंभिक समाज आजकल जो हम देखते हैं, जो हमारा चलता आ रहा है, ठीक है, इस समाज का ही हिस्सा नहीं था, इस सभ्यता का ही हिस्सा नहीं था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं था, यानी इनकी जो यात्रा हुई थी उससे 1800 साल पहले या फिर आप कह सकते हो कि 1500 साल पहले
1500 साल पहले की बात है। उस बात को ये या इन चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो थे इनके वृत्तांतों में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता है, यानी कि कनिंघम जो भी चीजों को खोद के निकालते थे उनको जब चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों के साथ में मैच करने का प्रयास करते थे, मिलती ही नहीं थी। इसलिए हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती भी थीं, मतलब जो चीजें मिली वो कनिंघम के पास पहुंची भी, फिर भी उनको कनिंघम समझ नहीं पाए। और ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन है इस चीज को कनिंघम समझ नहीं पाए, क्योंकि कनिंघम की जो सोच थी वो कहां तक सीमित थी, चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के काल तक सीमित थी, और ये चीजें उससे कई अधिक पुरानी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी, मतलब एक अंग्रेज था जिसने खुदाई के दौरान कि एक हड़प्पाई मुहर मिली, ये कनिंघम को दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी देखो, जब इनको ये मुहर मिली तो इन्होंने उस पर ध्यान दिया और मतलब उस मुहर को उस कालखंड से, उस टाइम पीरियड से जोड़ने का प्रयास किया जिससे वो परिचित थे। ठीक है, यानी उनको लगा कि ये जो मुहर है ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पुरानी होगी, 700 साल पुरानी होगी। ठीक है, उस टाइम से जोड़ के देखा, लेकिन ये जो मुहर थी ईसा मसीह के जन्म के 1900 साल पुरानी थी, 1920 साल पुरानी थी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो प्रयास इन्होंने किया असफल प्रयास किया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोग इस तरह ही उनका कई और लोगों की तरह ही उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ। यानी कि देखो, बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि जो भारतीय इतिहास है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो भारत की सभ्यता है, ये इस सभ्यता का जन्म जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे लोग रहने लगे और यहीं से धीरे धीरे इस सभ्यता का आरंभ हुआ। बहुत सारे लोग मानते थे और यही बात मानते थे कनिंघम भी। ठीक है, कनिंघम भी ये मानते थे। कनिंघम ने अपनी सोच को ऊपर उठा करके मतलब पूरी चीज को शुरू से समझने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने जो मुहर मिली इसको एक अलग, मतलब एक गलत टाइम पीरियड के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हड़प्पा के महत्व को समझने में कनिंघम चूक गए। कनिंघम भ्रम में ही पड़े रहे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया, इस टॉपिक का इस यहाँ पर हेडिंग दी कनिंघम का भ्रम, क्योंकि कनिंघम ने पूरी हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीजें मिली उनको एक ऐसे टाइम पीरियड के साथ में जोड़ के देखा जो टाइम पीरियड मतलब सही नहीं था, यानी 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के साथ में जोड़ के देखा। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए शताब्दी ईसा पूर्व के साथ जोड़ के देखा, जो कि अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से गलत है। एक नवीन प्राचीन सत्ता है, इसको भी समझो। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी एक व्यक्ति हैं जो कि भारत के हैं। ठीक है, व्यक्ति थे जो कि भारत के थे। जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली। ठीक है, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इन्होंने कई सारी मुहरें खोज निकाली जो कि निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। मतलब जो इन्होंने मुहरें खोज के निकाली वो आरंभिक इतिहास, जो उस टाइम पर इतिहास चल रहा था, या फिर अगर 2000 साल पहले की बात की जाए, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात की जाए, या फिर ईसा मसीह के टाइम पीरियड से बात की, जो आरंभिक इतिहास है। ठीक है, आरंभिक इतिहास के साथ में अगर जोड़ के देखा जाए तो उससे काफी अधिक पुरानी मुहरें इन्होंने खोज के निकाली। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। मतलब जब ये मुहरें मिलने लगी और ऐसा देखा गया कि मतलब ये आरंभिक इतिहास से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, तब इनके महत्व को समझने का काफी भरपूर प्रयास किया जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद और हैं जिनका नाम है रखाल दास बनर्जी। इन दोनों लोगों का नाम याद रखना, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पर कई बार प्रश्न आते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। ठीक है, जो मोहरें दयाराम साहनी ने हड़प्पा से खोजी उसी तरह की मुहर रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। ठीक है, जिससे ये फिर अनुमान लगाया गया कि ये जो दोनों शहर हैं, दोनों जगह हैं, ये एक ही टाइम पीरियड की हैं, ये एक ही समय की है। ठीक है, ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृत के भाग हैं, ये आइडिया लगाया गया। ठीक है, इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है, इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी। जब इन्होंने देखा
कि भाई जो हड़प्पा में हमको मोहरें मिल रही हैं इसी तरह की मोहर हमको मोहनजोदड़ो में भी मिली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1924 में, ठीक है, जॉन मार्शल जो कि यहाँ के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता के खोज की घोषणा कर दी कि हमको एक नई सभ्यता मिली है जो कि बहुत पुरानी है, ठीक है। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। देखो ये पुस्तकें कई बार प्रश्न आ जाता है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इस पुस्तक की रचना किसने की, तो S.N. राव हैं, ठीक है। याद रखना ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ये अपने पुस्तक में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी कि मार्शल जो थे, इन्होंने भारत का जो इतिहास जहां पर पाया था उससे 3000 साल पुराना इतिहास खोज के निकाल दिया, ठीक है। 3000 साल पुराना इतिहास खोज निकाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी ना जा सकी मोहरें मिली थी। यानी कि उसी टाइम पर क्या है कि मेसोपोटामिया में भी उत्खनन शुरू हो चुके थे, ठीक है, और वहां पर भी मोहरें मिली थी। तो क्या हुआ, इन्होंने जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने भारत के जो हड़प्पा पुरास्थल है यहां से मिली मोहरें और मेसोपोटामिया से मिली मोहरों को मैच करके देखा। तब ये पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के उसी टाइम पीरियड से जुड़ी हुई, उसी के समकक्ष है, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो कि जो ये जॉन मार्शल थे, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3000 साल पहले तक का, मतलब 3000 साल पीछे का इतिहास भी इन्होंने ढूंढ निकाला, ठीक है। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन है, यह भी लोगों को पता चला, ठीक है। मार्शल पुरास्थल के स्थानीय विन्यास, एक मिनट, स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले का सामान्य परिमाण वाली नियमित 36 इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। समझो इस चीज को। सपोज दैट कि भाई आपको किसी शहर का जांच करने का दिया जाए कि भाई इस शहर की जांच कीजिएगा, ठीक है, इस शहर में जितने घर हैं उनकी जांच कीजिएगा, जितने लोग हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक ड्रोन कैमरा लिया और ड्रोन कैमरा से पूरे शहर के ऊपर का वीडियो बना लिया और आपने दे दिया कि ये ऐसे ऐसे घर, इतने इतने घर यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, ठीक है। इसे कह दिया जाए कि ऊपर से आपने इनका क्या किया, सर्वेक्षण कर लिया, जांच कर ली, ठीक है। वही कर रहे थे यहां पर कौन, जॉन मार्शल, ठीक है। ये क्या करते थे, स्तर विन्यास यानी कि नीचे का जो इलाका था, ठीक है, जमीनी इलाका था, उसको ये छोड़ते जा रहे थे। यानी केवल ऊपर से चीजों को देख करके आगे निकलते जा रहे थे। ये पूरे के पूरे टीले का समान परिमाण वाली जो नियमित क्षैतिज इकाइयां थी, यानी कि जो समानता से दिखने वाली जो इकाइयां थी, जो चीजें थी, जो घर थे, जो वस्तुएं थी, उनका ये परीक्षण कर लेते थे और आगे बढ़ते थे, उनका ही उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध, यानी कि अलग अलग तरीकों से बनी हुई जो चीजें थी होने पर एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि भाई ये इतना इलाका है, ठीक है, यहाँ पर एक ये घर बना है, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है, और एक ही छोटा सा बना। इन्होंने देखा कि यहाँ पर घर बने, इन्होंने कह दिया कि ये सारे के सारे घर हैं, ठीक है। अब इन्होंने कैसे कह दिया, क्योंकि ऊपर सभी की छतें थीं, छतों को देखकर कह दिया। इन्होंने अंदर जाकर के नीचे से नहीं देखा कि ये घर है या मंदिर बना है, ठीक है, या फिर इसमें क्या, इन्होंने नीचे जाकर के इस तरह यानी कि जमीन से जोड़कर जांच नहीं की, ऊपरी टीले को देख करके समान रूप से, मतलब सामूहिक रूप से वर्गीकृत करते हुए आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो गई। मतलब इन्होंने ऊपर जांच कर ली, अंदर जाकर देखा ही नहीं, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत सारी जानकारी हमको नहीं मिल पाई। नई तकनीकें तथा प्रश्न, देखो ये तो हो गया जॉन मार्शल का, ठीक है। हमने किन किन का देख लिया, एक तो जॉन मार्शल का देख लिया और एक देख लिया कनिंघम का, ठीक है। इन दोनों की जांच को देख लिया। अब हम बात करते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी जब आ गई, ठीक है, नई तकनीकें आ गई, तो उसके अनुसार से जांच करके कैसे प्रश्न उठने लगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर।
इन्होंने इस समस्या का निदान किया। जो समस्या जॉन मार्शल उत्पन्न करके चले गए थे, मतलब ऊपर ऊपर से इन्होंने जांच कर ली और नीचे का इलाका छोड़ दिया, इस समस्या को समझने का प्रयास किया कि इन्होंने IREM व्हीलर, इन्होंने क्या किया, इस समस्या का निदान करने का, सॉल्व करने का प्रयास किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय, मतलब जो एक समान क्षैतिज इकाइयों की जांच चल रही, इसकी बजाय हमें टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि नीचे जाकर भी देखना चाहिए कि आखिरकार अंदर हुआ क्या है, अंदर चीजें क्या हैं, ठीक है, करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। यानी इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी इनको स्थल मिले, इन्होंने अंदर तक जाकर के खुदाई की और स्तर विन्यास को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश किया, यानी कि उस एक एक चीज को बिल्कुल संभाल कर रखा, ठीक है, और हर एक चीज की मतलब पूरी कठोरता से जांच करवाई इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई भी संबंध नहीं है। देखो, हड़प्पा सभ्यता को अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे आज आप देखते हो भारत की एक भौगोलिक सीमा है, ठीक है, भारत की एक सीमा रेखा है, ऐसे अगर आप हड़प्पा सभ्यता को देखोगे तो उसकी कोई सीमा रेखा नहीं थी। मतलब आज की सीमा रेखा से उसका कोई संबंध नहीं था कि मतलब केवल भारत में है या फिर केवल पाकिस्तान में है। आदि भारत में भी है, आदि पाकिस्तान में भी है, कई इलाकों में फैला था, तो इसकी सीमा का कोई भी आज अनुमान नहीं लगाया जा सका। लेकिन उपमहाद्वीप विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात, जब भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बन गया, तो इसके बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान क्षेत्र में हैं। जो पाकिस्तानी इलाका है, पाकिस्तान में कई सारे प्रमुख स्थल आज चले गए, ठीक है। और आगे बढ़ते, इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। मतलब भारत में जितने भी पुरास्थल थे उनको चिन्हित किया, ठीक है, उनको ढूंढा, ठीक है। जैसे कि कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई, यानी कि वो देखने को मिली। और पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर भी कई सारे मतलब अन्वेषण किए गए, ठीक है। अन्वेषणों से हड़प्पा स्थल की सूची में कई और नाम जुड़ गए। यहाँ पर कई सारी जांचें की गई, तो यहाँ पर भी कई सारे हड़प्पा के पूरा स्थल मिले। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषणों तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं, ठीक है। और अब नए अन्वेषण अभी भी जारी। समझो इस चीज को क्या कहा जा रहा है। देखो, हड़प्पा सभ्यता को अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे आज आप देखो, एक भारत है, भारत की एक सीमा है जो हमें पता है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक सीमा रेखा है जो हमें पता है, चीन है, चाइना, जिसकी एक सीमा रेखा है वो हमें पता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सीमा रेखा क्या थी, इसका आज कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता जगह जगह पर मिलती जा रही है और उसका अन्वेषण करते जा रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो क्या हुआ कि कई सारे हड़प्पा स्थल जो खोजे जा चुके थे वो सारे पाकिस्तान में पहुंच गए। और जब पाकिस्तान में पहुंच गए तो भारत के सामने एक नई समस्या आई कि अब हड़प्पा स्थल कहां से खोजें। तो इन्होंने नई नई खोजें करना शुरू कर दिया और इन्हीं खोजों के परिणाम स्वरूप इनको कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धौलावीरा ऐसे प्रमुख स्थल इनको देखने को मिलते हैं जिन्होंने खोज निकाले, ठीक है। और नए सारे उत्खनन मतलब अन्वेषण अभी भी जारी है, खोज अभी भी जारी है। यहां यह कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने में इच्छुक रहते हैं। देखो क्या है कि कई सारे पुरातत्वविद हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम यानी कि उस समय की संस्कृति कैसी थी, ठीक है, इसका पता लगाने के इच्छुक रहते हैं। वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास कर। देखो क्या है कि जो पुरातत्वविद हैं वो केवल इसी के पीछे नहीं पड़े रहते हैं कि भाई हमको सांस्कृतिक उपक्रम पता चल जाए कि मतलब एक नई सभ्यता का हमने खोज कर लिया है, ठीक है, एक नई संस्कृति की खोज कर ली है। उस टाइम मतलब जो हमारे यहाँ के पुरातत्वविद हैं ये भौगोलिक स्थिति को पहचानने का भी प्रयास करते रहते हैं कि मतलब कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता की जो ये सभ्यता है कहाँ तक फैली थी, कितनी दूरी तक हड़प्पा सभ्यता फैली थी। बुरे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं
को समझने का प्रयास करते हैं, यानी जो पुरावस्तुएं इनको मिलती है, जैसे कि आपने देखा सेलखड़ी नामक पत्थर मिल गया, ठीक है, या फिर मोहरे मिल गई, मनके मिल गए, तो इन चीज़ों को भी खोजते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ उनकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि लगातार बढ़ती रही, मतलब 1980 के बाद से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़प्पा जो पुरातत्व है, हड़प्पा पुरातत्व, ठीक है, हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सारे लोगों ने अपनी रुचि दिखाई, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे, मतलब अभी तक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, पुरास्थल टीले स्तर, इसको भी समझो, मतलब जो पुरास्थल मिले हैं, टीले मिले हैं, जो स्तर मिले हैं, इनको भी समझो। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। देखो कोई भी जगह है, जैसे ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर जब कोई जाएगा नहीं, यहाँ से कोई व्यक्ति आएगा नहीं, यहाँ पर किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये जगह जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है, ये जगह जैसी ही वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर जाता है, यहाँ पर वस्तुओं का प्रयोग करता है, यहाँ पर चीज़ों का निर्माण करता है और फिर उनको त्याग देकर चला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा, रहेगा और कुछ बनाएगा, तो वो एक स्थल बन गया, ठीक है, और जब उसका प्रयोग करेगा और वहां से छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, और काफी समय तक यहाँ पर नहीं रहेगा, तो वो बन जाएगा एक पुरास्थल, ठीक है, तो इसे कहते हैं पुरास्थल, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा है कि पुरास्थल कैसे बनते हैं, तो पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, फिर उनका प्रयोग और फिर उनको त्याग देने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण करते हैं, यानी कि वहां पर रहते हैं, वहां पर घर बनाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनाते हैं जहां पर वो रह सकें, जिन्हें टीला कहा जाता है। क्या कहते हैं? टीला कहते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम कहलाते हैं। जैसे समझो इस चीज को, मतलब जैसे कि आपको कोई टीला मिला है, ठीक है, ये टीला मिला है बहुत ऊंचा, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, एक मिनट, ये टीला मिला जो कि बहुत ऊंचा है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब कोई रहने आएगा, तो सपोज दैट कि पहले ऐसा था, ठीक है, रहने आएगा तो यहाँ पर घर बनाएगा, बहुत सारे काम करेगा, तो ये इतना ऊंचा हो गया, ठीक है। फिर और क्या है कि ये सभ्यता का अंत हो गया, लोग यहाँ से चले गए, ठीक है। फिर कई सालों के बाद आए और फिर इसी के ऊपर रहने लगे, इसके ऊपर घर बनाए, यहाँ पर लोग रहे और फिर यहाँ से चले गए, इतने ऊंचाई हो गए। फिर यहाँ पर लोग आए कई सालों के बाद, तो ये कहा जा रहा है जो सबसे निचला स्तर होता है, यानी कि ये वाला, ये सबसे प्राचीनतम होगा, ठीक है, और जो सबसे ऊपरी स्तर होगा ये सबसे नवीनतम हो गया, यानी सबसे नया, सबसे नई सभ्यता यहाँ पर रहेगी और सबसे पुरानी सभ्यता यहाँ की होगी। वो चीज यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। जो स्तर हैं ये, इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, यानी जो स्तर में पुरावस्तुएं मिली है, सबसे नीचे जो मिली है वो सबसे पुरानी है, उसके ऊपर जो मिली वो उससे नई होगी, जो सबसे ऊपर मिली वो सबसे नई है, ठीक है, यानी विशेष सांस्कृतिक कालखंड से जोड़ करके उसको देखा जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब ये देखिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से एक प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती। जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर चीज़ें लिखी गई थी, जो उस टाइम पर बातें जो भी चीज़ें लिखी गई, ठीक है, उस लिपि से, उस लेखन कला से हमको एक शब्द समझ में नहीं आए, धेला भी नहीं मिला हमको कुछ, ठीक है, कुछ नहीं हम पढ़ पाए। बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं, मतलब ये जो हमको लिखा हुआ मिला है ये एक भौतिक साक्ष्य है, इससे हमको कुछ भी समझने में मदद नहीं मिलती। जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। मतलब जो हड़प्पाई लिपि हमको मिली, हमने देखा है हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये हमारे लिए एक भौतिक साक्ष्य हैं, जो कि हमारे पुरातत्वविदों को ये समझने में मदद करते हैं कि भाई उस टाइम के लोग भी पढ़ना लिखना जानते थे। ये वस्तुएं मृद भांड, औजार, ठीक है, आभूषण, घरेलू सामान हो सकता है, ठीक है, मतलब जो भी वस्तुएं हमको मिली हैं उस टाइम की लिपि हो, ठीक है, या फिर मतलब जितनी भी हमको चीज़ें मिली हैं, ठीक है, वो उस टाइम के इतिहास को समझने में मदद करती हैं, ठीक है। जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी बात हमने कर ली, जैसे कि ठीक है कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, सरकंडे हैं, जैसे जैविक पदार्थ जो थे वो तो सड़कल के ख़त्म हो गए,
ठीक है, चमड़ा है खत्म हो गया। ठीक है, जो पत्थर के बने थे वो आज भी हैं, पत्थर के ऊपर जो लिखा था वो आज भी मौजूद है। ठीक है, सामान्यतः ये जो चीजें थी, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, सरकंडे, ठीक है, ये सभी जैविक पदार्थ सलगड़ करके खत्म हो गए। विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो ये चीजें थी वो सारी खत्म हो गई। जो वस्तुएं बच पाई जाती हैं वे होते हैं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु। ठीक है, जो कि आज भी हमें उस समय के इतिहास को समझने में मदद करती है। आप खोजों का वर्गीकरण भी समझ लेते हैं। उस टाइम पर बहुत सारी खोजें हुई और इन खोजों का वर्गीकरण भी कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, जी हाँ, आप खोजों का वर्गीकरण कर ले। देखो बहुत सारी खोजें हुई उस टाइम पर। ठीक है, मतलब कई सारे घर मिले हैं, कई सारे मतलब स्नानागार एक मिला है। ठीक है, नालियाँ मिली हैं, रोडें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, उस टाइम के मनके मिले हैं, पत्थर मिले हैं, बांट मिले हैं। इन सभी का वर्गीकरण कैसे किया जाए इसको समझो। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ होता है। जैसे कि आज आप देखते हो कोई भी व्यापार करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी धंधा डालते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। इसी तरह से जब ये पुरा वस्तुएं प्राप्त होने लगी, पुरानी वस्तुएं प्राप्त होने लगी, तो यहां पर आप कह सकते हो कि पुरातात्विक उद्यम ये जो काम है, ठीक है, इसका आरंभ मात्र है। चीजों को मिलना केवल एक शुरुआत है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। चीजें मिली, 50 चीजें मिली जैसे कि, ठीक है, अब 50 चीजें एक ही प्रकार की तो होंगी नहीं। जैसे कि भाई आप पढ़ने के लिए गए हो, आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए गए, तो कहा जाए कि पढ़ना पड़ेगा। इसका अर्थ ये तो नहीं कि केवल पढ़ के निकल जाओगे। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरह से जब हड़प्पा सभ्यता में चीजों को खोजा गया तो बहुत सारी चीजें मिली। अब इन खोजों का वर्गीकरण कैसे किया जाए ये एक समस्या थी। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत निकाला गया और वो ये था कि प्रयुक्त पदार्थों जैसे कि पत्थर है, मिट्टी है, धातु है, अस्थि है, हाथी दांत है, इन सभी के संबंध में होता है। मतलब एक सामान्य सिद्धांत होता है। ठीक है, दूसरा और जटिल उपयोगिता के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण का सिद्धांत तो ये है कि आप जो पदार्थ लेकर के आ रहे हो, ठीक है, पदार्थ के आधार पर चीजों का विभाजन कर दो कि भाई वो मिट्टी का है, पत्थर का है, धातु का है, हाथी दांत से बना है या फिर किससे बना है, आप इसके आधार पर वर्गीकरण कर दो। दूसरा ये जो तरीका वर्गीकरण का है वो ये है कि आप उसकी उपयोगिता के आधार पर रखो कि भाई हमको क्या मिला, बांट मिला है तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, तौलने के लिए। हमको मनके मिले हैं तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, मनके पहनने के लिए। हमको क्या मिली है, हमको एक मुहर मिली है तो इसका उपयोग किस लिए हो सकता है, मुहर लगाने के लिए। ठीक है, तो दो तरह से आप चीजों को वर्गीकृत कर सकते हो। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतया मतलब पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि किस चीज को कैसे वर्गीकृत किया जाए। उदाहरणतया कोई पुरावस्तु एक औजार है या फिर एक आभूषण है या फिर दोनों है, ठीक है, या फिर अनुष्ठानीय प्रयोग की वस्तु है। जैसे कि भाई एक आप चमचा ले लीजिएगा, ठीक है, चमचा, ठीक है, माफ करना थोड़ा सा मैं गलत इसका उपयोग करने वाला हूं, मैं गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे समझो कि चिमचा है, ठीक है, चिमचे से आप खाना बना भी सकते हो, ठीक है, उससे आप खाना खा भी सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज आपने कभी कभी देखा होगा, जब कभी दावत होती है, दावत में चिमचे से खाना परोसा भी जाता है, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा जब हवन वगैरह होता है तो उसमें एक अलग प्रकार का वो कहते हैं कि चिम्मच टाइप की होती है, एक अलग प्रकार की, उससे उसमें घी भी डाला जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कई सारी वस्तुएं ऐसी होती जिनका उपयोग एक से अधिक कामों में होता है, ठीक है। तो यहां पर उपयोगिता के आधार पर चीजों का वर्गीकरण करना ये बहुत कठिन था, ठीक है, पुरातत्वविदों के लिए ये तय करना मतलब बहुत ही कठिन था, ठीक है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उसकी समानता पर आधारित होती है। देखो किसी भी चीज को जो आप लेकर के आओगे, जैसे कि भाई आप एक चम्मच लेकर के आ रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर कैसे उस चम्मच का उपयोग हो रहा था हमको ही नहीं पता है, लेकिन हम उस चम्मच का उपयोग कैसे हो रहा था ये ठीक उसी तरह समझ सकते हैं जैसे कि आज हम उस चीज का जैसे उपयोग कर रहे हैं। जैसे चम्मच का उपयोग आज हम किस लिए कर रहे हैं, खाना खाने के लिए, खाना चलाने के लिए, ठीक है, खाना परोसने के लिए, बड़ी चम्मच है तो परोसने के लिए, ठीक है, और मतलब कि अनेक कामों के लिए करते हैं। हो सकता है हम यही सोचने का प्रयास करें कि इस चम्मच का प्रयोग पहले भी इसीलिए होता होगा, ठीक है। हमें ये पता नहीं कि उस टाइम पर चम्मच का उपयोग किस लिए होता था, लेकिन हम यही सोचने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही वो भी कर रहे होंगे,
ठीक है, यही चीज यहां पर बताई जा रही है। मन के, चक्कियां, फलक, पत्थर के फलक हो गए, पात्र, ठीक है, इससे स्पष्ट उदाहरण है। ये जो है ये स्पष्ट उदाहरण है जो कि हम समझने का प्रयास करते हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं। मतलब जो वस्तु है जिस स्थिति में मिली है, ठीक है, उस स्थिति के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, उसके संदर्भ को समझ करके, ठीक है, जिसमें वह मिली है, ठीक है, क्या वो घर में मिली है, क्या वो नाले में मिली है, या फिर वो भट्टी में मिली है, कहां पर वो चीज मिली है, ये देख कर भी हम उस चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि इस चीज का उपयोग उस टाइम पर कैसे हो रहा होगा। ठीक है, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कैसे, कई कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है जो उस समय मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पाई स्थलों को से कपास के टुकड़े मिले, कुछ हड़प्पाई स्थल ऐसे जहां से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। देखो, हमको कई सारे ऐसे स्थल हैं जहां से कपास के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कपड़े कहीं से नहीं मिले हैं। ठीक है, इसलिए हम मतलब उस टाइम के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसलिए हम देखेंगे कि उस टाइम के जो लोग हैं उनके चित्र जो हमको मिले हैं, उन चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि उस टाइम के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा के विषय को विकसित करना पड़ता है। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी संदर्भ रेखा, मतलब उसके बारे में एक इमेजिन, ठीक है, इमेजिनेशन लाइन, ठीक है, उसको विकसित करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। एक इमेजिनेशन, माना कि जैसे आप देखते हो, ठीक है, मैथ में होता है कि माना कि x इज इक्वल टू 2, या फिर माना कि y इज इक्वल टू, ठीक है, माना कि y इज इक्वल टू x, ठीक है, ऐसे ही यहां पर मान करके चलना पड़ता है। ठीक है, फिर वो समझ पाते हैं। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक कोई नहीं समझ सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। ठीक है, जो हड़प्पाई पुरावस्था, आपने देखा कनिंघम का भ्रम, कनिंघम भ्रम में ही पड़े रहे और भ्रम में पड़े पड़े चले गए। ठीक है, वो हड़प्पाई मुहर को नहीं समझ पाए, और तब तक नहीं समझ पाए जब तक हड़प्पाई मुहर के जैसी ही मुहर और कहीं पर नहीं मिल गई। ठीक है, जब तक उसके बारे में सही संदर्भ नहीं मिल गया। ठीक है, सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी मेसोपोटामिया से जुड़ी से हुए खोजों की तुलना दोनों के संबंध में, ठीक है, जब तक ये खोज नहीं हो गई, उसका एक संदर्भ नहीं मिल गया, तब तक हम हड़प्पाई मुहर को नहीं समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चीजें तो मिल जाती है, लेकिन चीजों की व्याख्या कैसे की जाए, व्याख्या की समस्या, इस चीज को भी समझो। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं, सामान्यतः धार्मिक महत्व की होती थीं। देखो, जो हमारे यहाँ पर पुरातत्वविद हैं, इनको ऐसा लगता था कि मतलब ऐसी वस्तुएं कई सारी मिली जिनको समझना इम्पॉसिबल लगता था। मतलब सामान्य और अपरिचित वस्तुएं लगती हैं जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को समझने के लिए संभवतः वो कहते थे कि भाई ये वस्तु संभवतः धार्मिक महत्व की होगी। ठीक है, इनमें आभूषणों से लदी हुई एक नारी मृण मूर्ति है, आप ही देख सकते हो। एक ये आभूषण है, एक ये देखिए आभूषण है, ये भी है, ये सब आभूषण ही है। ठीक है, ये देखिए एक मुकुट लगा हुआ है। तो ऐसी मूर्ति जब इनको मिली तो इन्होंने इस मूर्ति का आइडिया क्या लगाया जो उस टाइम पर, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक रानी की मूर्ति हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक कोई देवी की मूर्ति हो जिसकी उस समय पूजा की जाती हो। ठीक है, तो मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको जो असामान्य इनको लगती थी, जो अपरिचित लगती थी, जिनका पहले इन्होंने कभी भी नहीं देखा, ठीक है, उसे ये एक धार्मिक महत्व की बता देते थे, बताने का प्रयास करते थे। ठीक है, इनमें से आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसादन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई। ऐसी जो मूर्तियां मिली, ठीक है, इनको मातृ देवियों यानी कि एक देवी के रूप में इनका नाम दिया गया। ठीक है, पुरुषों के दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा हुआ मतलब एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा
को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। मतलब कई सारी मूर्तियां मिली हैं, पुरुषों की भी कई सारी दुर्लभ मूर्तियां बनी हुई मिली हैं, जिनमें से कई सारे पुरुष ऐसे जिनको योग की मुद्रा में, ठीक है, मतलब हाथ को घुटने पर रखे हुए बैठा, बिल्कुल योग की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, ठीक है। और पुरोहित राजा हैं, ठीक है, मतलब कई सारे राजा ऐसे, कई सारी पुरुषों की मूर्तियां ऐसी मिली है। एक मूर्ति मिली है जिनमें पुरोहित राजा, जिसको हमने क्लासिक्स में देखा था, ठीक है। तो ये जिन चीजों को देखते थे, मतलब जो असामान्य इनको प्रतीत होती थी, उनको ये धार्मिक महत्व की बता देते थे। जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हो, ये एक मुहर है, ठीक है, और इसमें देखोगे एक ये मुकुट धारण किए हुए, ठीक है, और ये एक हाथ इधर रखा है, ठीक है, आधी टूटी हुई है, और एक हाथ ये भी इधर की ओर आ रहा है, ये पालथी मार के बैठा है, ठीक है। तो ये एक योग के रूप में बैठा हुआ है, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है कि पुरुषों की दुर्लभ पत्थर की बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक साथ घुटने पर हाथ रखे, घुट पर एक हाथ घुटने पर रखा बैठा दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि ये पुरोहित राजा हो या फिर देव हो, ऐसा। अब इसको देखते हैं, अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। मतलब जो कई सारे दृष्टांत ऐसे आते हैं जिनमें चीज़ों को धार्मिक महत्व का, अनुष्ठानिक महत्व का बताया गया। इनमें विशाल स्नानागार है, ठीक है, कालीबंगन और लोथल में मिली देवियां सम्मिलित हैं, ठीक है, वेदियां सम्मिलित हैं। इनको धार्मिक अनुष्ठान का, मतलब अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। तो ऐसी कई सारी संरचनाएं हैं, ठीक है। अब आप हमें बताओ कि क्या ये जो मूर्ति है एक मातृ देवी हो सकती है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुहरों जिनमें से कुछ पर सामान्यता अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, ठीक है, अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, मतलब कोई पूजा पाठ का दृश्य बनाया गया, चित्र बनाया गया है, ठीक है, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का भी प्रयास किया गया। मतलब ऐसी भी मुहरें मिली हैं जिनमें धार्मिक आस्थाओं का, मतलब चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, मतलब अनुष्ठान के दृश्य दिखाए गए। इससे ऐसा मतलब इससे जो उस टाइम का धर्म था, उस टाइम की पूजा पाठ करने की पद्धति, उसको भी पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित किए गए, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा की ओर संकेत देते हैं, कि मतलब उस टाइम पर प्रकृति की पूजा होती हो, ठीक है। कई सारी ऐसी मोहरें हैं जिन पर पेड़ पौधों को दिखाया गया, ठीक है। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, ठीक है, जैसा कि एक सींग वाला जानवर, ठीक है, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं, मतलब कल्पना वाले और कल्पनातीत लगते हैं। मतलब उस टाइम में मतलब उस टाइम के लोगों ने कल्पना करके ऐसे जीव बनाए होंगे, एक सींग वाला जानवर, ठीक है, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवर के से घिरा दिखाया गया है। आग शिव, ठीक है, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप, मतलब भगवान शिव की, ठीक है, आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में, ठीक है, लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो पत्थर की ऐसी वस्तुएं मिली जो कि शिवलिंग का रूप धारण किए थी, उनको लिंग, मतलब शिवलिंग का के रूप में वर्गीकृत किया गया। आप देख सकते हैं ये एक मुद्रा में बैठा है कोई व्यक्ति, ठीक है, इसे आग शिव, ठीक है, आद शिव, आग शिव भगवान शंकर का रूप बताया गया है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें मिली हैं, ठीक है, जिससे धार्मिक महत्व को भी पुनर्निर्मित किया गया। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। हाँ, यहाँ पर जो लिंग का शब्द का उपयोग किया गया है, वस्तु को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है, उस बने हुए पत्थर को कहा जाता है, ठीक है, जिसे भगवान शिव के रूप में माना जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते। हड़प्पाई मोहर के कई पुनर्निर्माण इस अनुष्ठान के आधार पर किए गए। मतलब जो इस अनुमान के आधार पर देखिए कई सारे हड़प्पाई चीजें मिली हैं, ठीक है। हड़प्पाई जो धर्म था इसका पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किया गया कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। मतलब जो पहले लोग थे, धर्म एक ऐसा है जो कि पहले था, आज भी रहेगा। धर्म जुड़ा हुआ रहता है, लोग बदल जाते हैं लेकिन धर्म नहीं बदलता है, ठीक है। तो हड़प्पाई धर्म जो था उसको पुनर्निर्मित करने का जो अनुमान लगाया गया वो इस आधार पर लगाया गया कि आरंभिक और बाद की परंपराएं जो होती है, परंपराओं में समानता जरूर होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशता पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो हमें ज्ञान जिस चीज का हमको पता है
उस चीज से जिस चीज का हमको पता नहीं उस चीज को खोजा जाए, ठीक है। तो इसकी ओर लोग बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर, ठीक है। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पत्थरों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है। मतलब आज हम चक्की चला रहे हैं जिसमें पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले मतलब चक्की केवल पत्थर वाली होती थी, आज मोटर वाली आ गई है, ठीक है। लेकिन धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में ये मतलब संदिग्ध है, मतलब इसमें संदेह बना रहता है धार्मिक महत्व में, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोग थे जो कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पहले फॉलो करते थे। कुछ राजा आए जिन्होंने मार पीट करके, जबरदस्ती करके उनका धर्म बदलवा दिया, ठीक है, कलमा पढ़वा दिया, और आज वो इस्लाम को मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा धार्मिक महत्व में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ कई सारी चीजें जिनमें हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो चीज हमको पता है उससे अनुमान लगाएं कि ऐसा ही पहले भी होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आग शिव, ठीक है, आज शिव मोहरों को देखते हैं, ठीक है। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है। क्या है ऋग्वेद? सबसे पुराना जो आरंभिक ग्रंथ है उसे कहते हैं ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना की गई है, ठीक है। इसको संकलित किया गया। इसमें रुद्र नाम के एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के रूप में प्रयुक्त एक नाम है। मतलब आज हम भगवान शिव के रूप में इनका नाम लेते हैं, लेकिन पहले इनका नाम रुद्र के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति, ठीक है, और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया। मतलब जो भगवान शिव हैं इनको ऋग्वेद में ना ही मतलब जानवरों का देवता, मतलब पशुपति के रूप में, ठीक है, और ना ही योगी के रूप में दिखाया ही नहीं गया। दूसरे शब्दों में यह चित्र ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। जो यहाँ पर अभी हमने आपको चित्र दिखाया है, ये जो चित्र है ये ऋग्वेद में दिए गए जो रुद्र भगवान शिव हैं इनसे मेल नहीं खाता, ठीक है। फिर क्या यह कोई समन था? मतलब कोई ऐसा समन यानी कि कोई छल, मतलब कोई एक अलग ही प्रकार का उस टाइम पर माना जाने वाला कोई एक देवता, स्थानीय देवता, ठीक है, या कोई विद्वान, ठीक है। कुछ विद्वानों ने सुझाया, मतलब कुछ विद्वानों ने सुझाया कि यह कोई समन हो सकता है। मतलब उस टाइम का एक समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई इलाज करते हैं, ठीक है। इलाज करने की शक्ति होने के साथ साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। यानी समन वो लोग होते हैं जो जादू टोना करने का बात करते हैं कि भाई हमको जादू आता है, हमारे पास शक्तियां हैं, जो जादू से किसी भी चीज व्यक्ति को ठीक करने का दावा करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई हम दूसरी दुनिया से संपर्क साध सकते हैं, ऐसे जो लोग बातें करते हैं, ठीक है। तो लोगों ने अपने अपने आइडिया लगाए धर्म के विषय में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आते कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक जिन पर प्रश्न आते ही रहते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसे SN रॉय ने लिखा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसे जॉन मार्शल ने लिखा है। क्या है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, इसे जॉन मार्शल ने लिखा है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, इसे लिखा है जॉन डेल्स ने। क्या है इनका नाम? जॉन डेल्स, ठीक है, इन्होंने लिखी है। और माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे EM व्हीलर ने लिखा है। ने अलग है, वही मतलब व्हीलर अलग है, ने अलग है, EM व्हीलर ने लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कई आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंडों को भी समझो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैंने सारे कालखंड रख लिए, ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल जो है ये 20 लाख साल पहले था। वर्तमान यानी आज से 20 लाख साल पहले के समय को निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है मध्य पुरा पाषाण काल, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। ये आता है आज से 80,000 साल पहले, ठीक है। इसके बाद में आता है उच्च पुरा पाषाण काल, जो कि कितने आज से 3500 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, जो कि 12,000 साल पहले था। फिर आता है नव पाषाण, जो कि आरंभिक कृषक और पशुपालक इसमें आने लगे थे, ठीक है, मतलब लोग खेती करना सीखने लगे थे और पशुओं को पालना सीखने लगे थे। ये 10,000 साल पहले शुरू होता है। फिर ताम्र पाषाण काल आता है, जहां पर तांबे का पहली बार प्रयोग किया जाने लगा था। ये आता है 6,000 साल पहले आज से। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 2600 साल पहले, यानी कि आप कह सकते हो कि आज से कितने
4600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था, मतलब हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, फिर आता है आरंभिक लौह काल, महापाषाण, सभादान। ठीक है, यानी इस टाइम पर लोहे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, और ये आता है आज से 3000 साल पहले, यानी ईसा मसीह के 1000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले। ठीक है, फिर आता है आरंभिक ऐतिहासिक काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से और 400 ईसा पूर्व के बीच में आता है। ठीक है, देखिए हमने कई बार आरंभिक ऐतिहासिक की बात की गई, आरंभिक ऐतिहासिक काल की बात की, यहाँ पर काल होगा। ठीक है, आरंभिक ऐतिहासिक काल नहीं, काल होगा। ठीक है, तो ये 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, सभी तिथियां अनुमानित हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में कुछ विकसित विकास की प्रक्रियाओं में व्यापक विविधताएं हैं। मतलब हमारे यहाँ पर विकास अलग स्थिति में हुआ, कहीं कहीं पर अलग स्थिति में हुआ। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का जन्म तो अभी हुआ है। ठीक है, और यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। मतलब जैसे कि आप देखोगे मध्य पाषाण काल है। ठीक है, तो ये एक अलग चरण था, नव पाषाण काल ये एक अलग चरण था, हड़प्पा सभ्यता एक अलग चरण था। तो हर चरण को यहाँ पर दिखाते हैं। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण जो थे, इनको यहाँ पर समझो। 19वीं सदी में हड़प्पाई पुरातत्व को जो समझा गया, ठीक है, उसका जो विकास हुआ उसको समझो। 19वीं सदी में हड़प्पाई मुहर कनिंगम की रिपोर्ट, हड़प्पाई मुहर मिली थी और उस पर कनिंगम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1875 में, जो कि हड़प्पाई ये कनिंगम जो थे भ्रम में पड़े रहे थे, गलत रिपोर्ट थी ये। ठीक है, रिपोर्ट सही नहीं थी। फिर आता है 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में माधव स्वरूप वत्स द्वारा, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किए गए थे। ठीक है, जो कि 1921 में किए गए थे, और मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ किए गए थे 1925 में। REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन किए गए थे 1946 में। ठीक है, किनके द्वारा? व्हीलर के द्वारा। ठीक है, और SR राव द्वारा लोथल में खुदाई की गई थी 1955 में, आजादी के बाद। ठीक है, और BB लाल तथा BK थापर, इनके नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ हुआ था 1960 में। किनके द्वारा? BB लाल और BK थापर द्वारा 1960 में कालीबंगन को खोद लिया गया, मतलब ढूंढ निकाला गया था और वहां पर उत्खनन आरंभ हुए थे। फिर 1974 में MR मुगल, इनके द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण आरंभ किए गए थे, यानी कि यहां पर जांच शुरू की गई थी। ठीक है, फिर 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया गया था, यानी कि जमीनी स्तर पर चीजों को खोजना शुरू किया गया था। फिर अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया गया था 1986 में। यानी कि आप देखोगे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हड़प्पा में लोगों का कितना अधिक, मतलब वो कह सकते हो कि यहाँ पर मतलब कितना अधिक इच्छाएं थी, लोगों का महत्व कितना अधिक इसको दे रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और 1990 में RM विस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन आरंभ किया गया था। आई थिंक कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और इन सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, इस पर प्रश्न ज़्यादा आते हैं। और आई थिंक कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले। जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, या तो आप डायरेक्ट वो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाकर के परचेज कर सकते हो। अदरवाइज ये नंबर आपको दिया जा रहा है 8577885934, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना ही होगा, क्योंकि वीडियोस फ्री में दे रहे हैं, नोट्स फ्री में नहीं है। ठीक है, और क्लासेस सारी फ्री में आ रही हैं, आप क्लासेस बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अब अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो नहीं समझ में आया तो बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।